कर्नाटक में हुए सियासी उलटफेर की अंदर की कहानी। एबीपी न्यूज की एक खास पेशकश, द चैलेंजर्स। आज इस खास पेशकश में बात होगी उस कर्नाटक के चुनावी नतीजों की जिसने एक बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल मचा दिया है। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावी नतीजों पर इसका असर पड़ने जा रहा है। मोदी मैजिक पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ये जो नतीजे आए हैं, क्या इसका दूर तक असर पड़ने वाला है, इसके क्या सियासी मायने मतलब हो सकते हैं। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया। I assured श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे that I will deliver Karnataka. ढोल नगाड़े हैं, डांस है, नारे हैं, उत्सव है। प्रियंका गांधी हार गए। कांग्रेस के लिए ऐसे जश्न का मौका बड़े अरसे बाद आया है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव की इस बड़ी जीत ने कांग्रेस के भीतर एक नई जान फूंक दी। वरना कांग्रेस अब तक पार्टी की अंदरूनी कलह, आपसी फूट, नेताओं के झगड़ों, बगावतों की वजह से सुर्खियों में आती रही है। अभी 6 महीने भी नहीं बीते जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आए थे। वो महीना था दिसंबर 2022। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार ने कांग्रेस को निराशाओं के गर्त में धकेल दिया था। कांग्रेस ने तब भले ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने हिमाचल जैसे छोटे राज्य में कांग्रेस की जीत का रंग फीका कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया था। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने सियासी फिजा बदल दी है। इसकी झलक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दी। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। लेकिन दक्षिण के द्वार में कांग्रेस की जीत की पटकथा कैसे लिखी गई? आखिर कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे रचा? आखिर कर्नाटक में कांग्रेस ने इतनी बड़ी चुनावी जीत कैसे दर्ज की? इसका जवाब छिपा है कांग्रेस की चुनावी रणनीति में, जिसमें बेहद स्पष्टता थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को ही फोकस में रखा। बीजेपी की बम्बई सरकार की कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीधा टारगेट किया, उसे ही मुद्दा बनाया और उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति घूमती रही। कर्नाटक के चुनावी रण में कांग्रेस के 2 कैंपेन बहुत धारदार रहे। पहला था पे सीएम कैंपेन और दूसरा था 40% सरकार कैंपेन। कांग्रेस ने बीजेपी की बम्बई सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाकर कैंपेन चलाया। सोशल मीडिया पर उससे जुड़े वीडियोस, मीम्स की बाढ़ आ गई। कांग्रेस का ये भीषण कैंपेन दक्षिण के द्वार में बीजेपी की सरकार को ले डूबा। चुनाव में रेसलर्स का इशू, मुझे नहीं लगता कि कोई एक वोट भी उसकी वजह से पड़ा होगा। बीजेपी की तमाम जो कमियां हैं वो जिम्मेदार हैं और कांग्रेस का बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट और इश्यूज पर टिके रहना, लोकल इश्यूज पर, वो कांग्रेस गेम में नहीं है, वो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। उसकी 2 वजह बताता हूँ। एक तो पिछले चुनाव में 13 करोड़ वोट मिले थे। अब इतने ज्यादा वोट लेके कोई भी पार्टी कैसे कोई कह सकता है कि गेम में नहीं है। दूसरी बात यह है कि भले ही वो प्रादेशिक चुनाव हारते हो और भले ही उनको उतनी सीटें न मिली हो जो बहुत जिनसे ये माना जाए कि वो विपक्ष का नेता वगैरह बना सकते हैं, पर फिर भी वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थे लोकसभा में। कांग्रेस की जीत में कई बड़े फैक्टर रहे, जैसे राज्य में मजबूत लीडरशिप, बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे मुद्दे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर, प्रियंका गांधी की जोरदार कैंपेनिंग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य।
लेकिन जिस जोड़ी ने बड़ा असर डाला वो है कांग्रेस के दो छत्र। नंबर 1 कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और नंबर 2 पूर्व सीएम सिद्धारमैया। डीके शिवकुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करवाया। डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के कैंपेन की कमान डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को सौंपा। इस कैंपेन के लिए लगभग 250 लोगों की टीम ने 2 साल तक लगातार पर्दे के पीछे काम किया। कोरोना काल से लेकर चुनाव के समय कांग्रेस की 5 गारंटी को लोगों तक पहुंचाने में इस कंपनी। कर्नाटक में कांग्रेस की जो धमाकेदार जीत हुई है उसकी सबसे अहम वजह है जिस तरीके का प्रचार अभियान कांग्रेस ने चलाया, और यह अभियान कुछ महीनों से नहीं बल्कि 2 सालों से चलाया जा रहा था। और इस अभियान का चेहरा थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, और पूरे कैंपेन को मैनेज कर रही थी और रणनीति बना रही थी कंपनी डिजाइंड बॉक्स। नरेश जी, बधाई भी हो आपको, और ये बताइए कि ये 3 सालों की मेहनत का नतीजा। बिल्कुल 3 साल से काम चल रहा था और 3 साल के बाद जो रिजल्ट आया वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है, और ऐसा पार्टी को और भी जगह करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया 2 ध्रुव हैं। उनको एक साथ लाना एक बड़ी चुनौती था। इस काम में प्रमुख सूत्रधार रहे कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि पिछले 5 महीने से कर्नाटक में ही डेरा डाले हुए हैं। अब जब कांग्रेस की बड़ी जीत हुई तो डीके शिवकुमार के जज्बात उमड़ आए। People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka. कर्नाटक में कांग्रेस की अगर बड़ी जीत हुई है तो इसके पीछे एक अहम रोल है टिकट बंटवारे का भी, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में लंबा मंथन किया गया। एक एक सीट पर कई बार असहमतियां हुई। नौबत यह आई कि चुनाव समिति को टिकट बंटवारे के लिए कई बार लंबी बैठक करनी पड़ी। लेकिन यह भी सच है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ वो कांग्रेस का आक्रामक चुनावी कैंपेन ही था जिसने चुनावी फिजा बदल दी, और ये कैंपेन 2 साल से अपने रंग में था। कांग्रेस के आक्रामक कैंपेन से बीजेपी बैकफुट पर थी। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। लेकिन वोटिंग से हफ्ते भर पहले जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो उस मैनिफेस्टो से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा लपक लिया। कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन के वादे को बजरंग बली के अपमान से जोड़कर पूरे कैंपेन को बजरंग बलीमय बना दिया। कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने बजरंग बली के नाम पर चुनावी रैलियों में ऐसा चालीसा गाया कि चुनावी बाजी पलटती हुई सी दिखने लगी थी। लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के बजरंग बली वाले जयकारे को वोटरों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इससे इधर एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक नैरेटिव इस चुनाव में सेट करने की कोशिश की गई थी, हनुमान जी और फलाने जी सब चीज आ गए थे, तो क्या प्रश्न ये है अब बीजेपी के सामने कि जो उसका टेस्टेड फार्मूला था धार्मिक पोलराइजेशन का, वो उस पर फिर से वो रिव्यू करेगी या इसी पर वो काम करे। ऐसा माना जा रहा है कि बजरंग दल पर पाबंदी वाली बात कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत अपने घोषणा पत्र में डाली थी। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली के मुद्दे को हवा दी और इसका सीधा ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो गया। चुनाव नतीजों में जेडीएस का जो हाल हुआ उससे इस बात की तस्दीक भी होती है। मुस्लिम वोटों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस को जो संशय था वो तुरंत खत्म हो गया और बीजेपी के कैंपेन के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया। इसका सीधा नुकसान जेडीएस को हुआ। लेकिन चुनावी राजनीति में कांग्रेस की उदासियों और निराशाओं का मौसम खत्म करने में गांधी परिवार कितना बड़ा फैक्टर रहा, ये आगे बताएंगे। पिछले कुछ सालों में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को लगातार शिकस्त मिलती रही। नेहरू गांधी परिवार के लोगों पर नाम ले लेकर बीजेपी ने भरपूर हमला किया। ऐसे में कर्नाटक के चुनावी नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, दोनों ने इस बार चुनाव में जमकर मेहनत की। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी कांग्रेस को फायदा मिला है। ऐसे में नेहरू गांधी परिवार के लिए ये चुनावी नतीजे कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या मायने रखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
10 अक्टूबर 2022 तुमकुर कर्नाटक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 33वां दिन। वो दिन जब राहुल की ये पदयात्रा कर्नाटक की सरहद में दाखिल हुई थी। साथ में चल रहे थे हजारों लोग। भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक के शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बनाने की कोशिश की। मैसूर में तो राहुल गांधी भारी बारिश के बीच भाषण देते रहे। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। कर्नाटक के लोगों के जहन में राहुल गांधी की वो तस्वीर लंबे समय तक गूंजती रही। कर्नाटक इस यात्रा का एक अहम पड़ाव था। दक्षिण के दुर्ग से बीजेपी को बेदखल करने की जो पटकथा कांग्रेस ने लिखी थी, उसमें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का भी एक चैप्टर था, जिसका खासा असर रहा। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जीत का क्रेडिट गांधी परिवार को देने से नहीं चूके। खास करके जो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ। वैसे कांग्रेस में ये रीत ही है, लेकिन इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है जब कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। इस दौरान कुछ भावुक पल भी देखने को मिले। एक जगह यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दिए थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मतदाताओं को इमोशनल टच देने की कोशिश की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी 21 दिन कर्नाटक में रहे। इस दौरान उन्होंने 511 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विधानसभा की 20 सीटों को कवर किया, जिनमें से 17 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कर्नाटक के चुनाव नतीजों से साफ है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले समर्थन को वोट में तब्दील करने में कामयाब रहे। देखिए, 21 में से मैं समझता हूँ 17 या 18 हम जीते हैं। बीजेपी का सफाया हुआ है, जेडीएस को 1-2 सीट मिले हैं, निर्दलीयों को 1-2 सीट मिले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो संगठन में नई उमंग आई, नई जान आई, नई एकजुटता आई और लोग आए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस किस कदर सीरियस थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सोनिया और प्रियंका गांधी तक शामिल हुई थी। यही नहीं, चुनावी कैंपेन में तो पूरा गांधी परिवार कर्नाटक पहुंचा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 23 रैलियां की, 2 रोड शो भी किए, 26 विधानसभा सीटों को कवर किया। कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में 9 दिन का प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने 15 रैली और 11 रोड शो किए। विधानसभा की 26 सीटों को कवर किया। कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। प्रियंका गांधी ने 25 अप्रैल से 8 मई के बीच 31 में से 18 जिलों में रैलियां और रोड शो की। अपनी हर रैली में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा प्रहार किया। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी। कर्नाटक में कांग्रेस के पास सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे कद्दावर नेता हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने कोई कोताही नहीं बरती। यहाँ तक कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुकी सोनिया गांधी भी प्रचार के लिए मैदान में उतरी। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। सोनिया गांधी की ये रैली हुबली में हुई थी। रैली में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि सोनिया गांधी 4 साल बाद चुनावी कैंपेन के लिए मैदान में उतरी थी।
इससे पहले सोनिया गांधी ने 2 मई 2019 को यूपी के रायबरेली में आखिरी बार चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. कर्नाटक में बम्पर जीत पर इमोशनल होते ये वही डीके शिव कुमार हैं, जिन्हें कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजर भी कहा जाता है। गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी को दक्षिण से बेदखल करने में डीके शिव कुमार की मेहनत को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिन्हें सीएम कैंडिडेट माना जा रहा है। सही, सधी और सटीक रणनीति से कांग्रेस ने दक्षिण का किला भेद दिया है। जाहिर है, पिछले कुछ साल के दौरान बड़े राज्यों में लगातार शिकस्त का सामना कर रही कांग्रेस के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं। अब सवाल यह है कि दक्षिण के द्वार में कांग्रेस की इस प्रचंड जीत ने क्या मोदी के मैजिक को बेअसर कर दिया है? लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की जीत बताई जाती रही। कर्नाटक में भी बीजेपी का चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ढोया। ऐसे में बीजेपी का वहां पर धड़ाम हो जाना, विरोधी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके मैजिक को लेकर, मोदी मैजिक को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। वो सर्वे वाले देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि विजय किसकी तय है। बीजेपी सरकार आज कर्नाटका को विकास की उस ऊंचाई पर ले जा रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। चुनाव कर्नाटक का, लेकिन चेहरा मोदी। पोस्टर्स में मोदी, जनसभा में मोदी, रोड शो में मोदी, स्टार प्रचारक मोदी। कर्नाटक में करीब 4 साल तक बीजेपी ने सरकार चलाई, लेकिन चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने का जिम्मा पीएम मोदी के कंधों पर ही था। जीत किसकी होने वाली है, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। यहां तक कि कर्नाटक में मतदान के दिन लोकल अखबारों में बीजेपी और कांग्रेस के जो चुनावी विज्ञापन छपे थे, इसमें भी ये साफ दिखाई दिया। कांग्रेस ने विज्ञापन में जहां अपनी लोकल लीडरशिप यानी पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को आगे रखा था, वहीं बीजेपी के विज्ञापन में पीएम मोदी की फोटो प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसलिए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब मोदी विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस तो इसे मोदी की हार बता रही है। कांग्रेस की जीत जो निर्णायक जीत है, वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। असल में कर्नाटक में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक कैंपेन से बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इससे हुआ ये कि बीजेपी का पूरा कैंपेन पीएम मोदी के कंधों पर आ गया। कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस पूरे प्रचार अभियान की धुरी थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी पूरा जो प्रचार डिजाइन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुना गया था। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना फार्मूला, आजमाया हुआ फार्मूला था, जिसे उन्होंने कर्नाटक में लागू किया था। पीएम मोदी की कैंपेनिंग का आलम यह रहा कि मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों और रोड शो के जरिए कर्नाटक की 44 विधानसभा सीटों को कवर किया। लेकिन पीएम मोदी की ये मेहनत भी कर्नाटक में बीजेपी सरकार के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ करप्शन के आरोप, बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, शेट्टार और सावदी सहित कई बड़े नेताओं की बगावत, चुनाव में लिंगायत वोटों में बंटवारा।
ऐसे तमाम फैक्टर्स थे जो बीजेपी को भारी पड़ गए और चुनाव में पीएम मोदी का जादू नहीं चल पाया। चुनाव में पीएम मोदी की सक्रिय मौजूदगी भी कर्नाटक के वोटर्स का मन नहीं बदल पाई, क्योंकि मुंबई सरकार के खिलाफ उनमें बहुत नाराजगी थी। ऐन चुनाव से पहले बजरंग बली वाला दांव भी काम नहीं आया। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी तब ये तय हो गया था कि कर्नाटक में इस बार ऐसी बात उसका एक मैसेज था, और जो करप्ट गवर्नमेंट बना वो करप्ट गवर्नमेंट के बारे में जानी। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है। साधारण इंसान उसको मुकाबला नहीं कर सकता। जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पाप होगा, तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। ये हार जो है वो नरेंद्र मोदी की हार है। बीजेपी समर्थक अक्सर विपक्ष पर यह कहकर तंज कसते रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन। कर्नाटक में ये बीजेपी की मजबूरी भी थी कि मोदी नहीं तो कौन, और ये इसलिए था क्योंकि कर्नाटक में स्थानीय लीडरशिप के खिलाफ गुस्सा था, जिसकी अभिव्यक्ति चुनाव नतीजों में साफ दिख रही है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी और पीएम मोदी को कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया। दरअसल दक्षिण के राज्य में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की जबरदस्त मौजूदगी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य तौर पर 24 के चुनाव से पहले बीजेपी को कर्नाटक में जो झटका लगा है वो एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे कर्नाटक में एक चुनावी रिकॉर्ड कायम रहा है, और वो ये कि यहाँ 1985 के बाद सरकार में रहने वाली पार्टी फिर से सत्ता में नहीं आ पाई। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बदल दिया है। कांग्रेस अचानक से मोदी और बीजेपी विरोधी राजनीति की धुरी बनती नजर आ रही है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो भी अब साफ होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों के बीच क्या अब कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, और 2024 के नतीजों पर इन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का बड़ा असर पड़ने जा रहा है। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद से ही कांग्रेस गदगद है, लिहाजा दावों के दौर का आगाज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया, और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सपोर्ट मिलेगा। जिस कांग्रेस को बीजेपी हाशिए पर ढकेलने के लिए जोर लगा रही थी, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने भगवा पताका वाली पार्टी को बड़ी पटखनी दे दी है। सवाल यह है कि कर्नाटक के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे का सिग्नल है। कर्नाटक में हार से बीजेपी के मिशन साउथ का क्या होगा? नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। इन सवालों का जवाब भले ही वक्त के दायरे में हो, लेकिन इतना जरूर है कि 24 के लिए देश का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने तय कर दिया है कि बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई बहुत भारी साबित होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। इन 6 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की अपने बूते पर सरकार थी। खास बात यह है कि दक्षिण के इन 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें से 25 सीटें कर्नाटक की। 2024 के लिए बीजेपी 400 सीट जीतने के मिशन पर काम कर रही है, लेकिन कर्नाटक की हार से ऐसा नामुमकिन नजर आने लगा है। अगर लोकसभा में इन राज्यों की सियासी ताकत की बात करें तो तमिलनाडु में 39, केरल में 20, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। यानी देश के लोकसभा की 543 सीटों में से 120 सीटें इन्हीं 5 राज्यों से आती हैं। 2019 में 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी की कर्नाटक में सीटें घट सकती हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण के बाकी राज्यों में भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अब तक हाशिए पर ही है। कर्नाटक की हार के बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी बीजेपी की राह आसान नहीं होगी, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार से विरोधियों का हौसला बुलंद है।
अब सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है उसे लीड कौन करेगा। के चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। नीतीश कुमार सबको एक करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की जीत से तय हो गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी चेहरे की बात आएगी तो इसमें राहुल गांधी एक कदम आगे निकल गए हैं। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जमीन पर और मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखा दिया कि बेहतर रणनीति बनाई जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लिहाजा इस जीत के बाद बाकी पार्टियों के बीच कांग्रेस का दबदबा बढ़ सकता है। कांग्रेस अपनी अगुवाई में महागठबंधन बना सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ ला सकती है, अपनी शर्तों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना सकती है। अखिलेश, ममता, केसीआर जैसे नेताओं के बारे में माना जाता है कि वो कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए सहज नहीं है, लेकिन अब पाला बदल चुका है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का मतलब यह है कि बीजेपी को सीधी चुनौती देने में कांग्रेस को लीड मिल चुकी है। यानी 24 के लिए अगर विपक्षी एकता पर मोर्चेबंदी होती है तो कांग्रेस फिर से खुद को लीड रोल में रखना चाहेगी। कर्नाटक में क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करने के बाद 2024 के लिए कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी मिल गई है, लेकिन जिस कर्नाटक की फतह को कांग्रेस 2024 के लिए मिसाल बता रही है वो कांग्रेस सीएम पद को लेकर इस वक्त पशोपेश में है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डीके शिव कुमार इस वक्त चेहरा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सीएम पद की रेस में ये भी शामिल हैं। अभी फैसला होना बाकी है कि आखिर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया या फिर कोई और, लेकिन डीके शिव कुमार प्रबल दावेदार जरूर हैं। डीके शिव कुमार अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने नोना विनाकेरे पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त वही की हैं जब वो अपने गुरु से मिलने के लिए पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे डीके शिव कुमार और साथ ही सिद्धारमैया, ये दो चेहरे। डीके शिव कुमार फिलहाल अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने के लिए नोना विनाकेरे पहुंचे हैं। जिस वक्त वो अपने गुरु से मिलने पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। डीके शिव कुमार जो कल नतीजे आने के बाद भावुक भी हो गए थे, उनके नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है, बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर कौन सा चेहरा फाइनल होगा, लेकिन ये दोनों नाम, चाहे डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया, ये सीएम पद की रेस में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें और कर्नाटक की सियासी हलचल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। खड़गे ने सोनिया और राहुल से बात की है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली निकलने से पहले फोन पर बात हुई है। सीएम चेहरे को लेकर बातचीत, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत हुई है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, क्या जानकारी है हमारे पास? और देखिए, सबसे नई खबर तो यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर संपर्क किया है सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से। दिल्ली निकलने से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु से दिल्ली के लिए निकले हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है, जहां पर की विस्तृत चर्चा कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के होगी। दो नाम शुरू से ही रेस में है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, और इसी को लेकर के कांग्रेस में उच्च स्तर पर जो है मंथन का दौर जारी है। और अहम जो इस पर जो फैसला है, अहम फैसला जो लेना है, इसको लेकर के खड़गे की जो राहुल गांधी से मुलाकात होगी आज शाम, उसमें तस्वीर और साफ होगी। लेकिन फिलहाल हमें सूत्रों ने बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से
फोन पर बात की है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के ही फोन पर चर्चा हुई। हालांकि विस्तृत चर्चा जो है वो दिल्ली में होगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बना कर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो जैनेंद्र ये जानकारी हमें दे रहे थे किस तरीके से अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत लगातार हो रही है। जैसे ही ये नाम फाइनल होगा आपको ये जानकारी देंगे।